हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हिंदी साहित्य के लगातार सभी काल को हमने देखा है अभी तक। आदि काल हमने पूरा कवर कर लिया है और भक्ति काल हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत ही इनफ मैंने आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं जो कि आपके परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और आज हम आपको रीतिकाल के नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाएंगे। अभी तक हमने 100 क्वेश्चंस रीतिकाल के भी कर चुके हैं। ठीक है, और आपको एक अच्छी समझ, एक अच्छी प्रैक्टिस अब आपकी रीतिकाल की हो गई होगी, एक समझ विकसित हो गई होगी। और आज हम और भी कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे आपके परीक्षा में लगभग यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते जाते हैं और एक सेलेक्टिव क्वेश्चंस को हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपकी करवा रही हूँ और बिहार स्पेशल जीके को भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। इस वक्त आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपके सर पे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको याद होगा। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस आपको याद नहीं होते हैं, साहित्य याद नहीं होता है, इतने सारे क्वेश्चंस हम कैसे याद करें। तो आपका एक ही उपाय है इसका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ, अगर इसे आप 2 से 3 बार स्पीड बढ़ा के ही 2 से 3 बार रिपीटेड देख लेते हैं, कुछ 2 मिनट में आपसे बात कर रही हूँ, तो इसे आप ज़रूर सुन लें, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि याद नहीं होता है। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, आप एक बार मेरी बात मानकर एक बार तो पूरा अच्छे से देख लीजिए, स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ही लंबी लंबी वीडियो मैं नहीं लेके आती हूँ इसी वजह से, ताकि आप सारे कंप्लीट देख पाओ। और उसको आप दोबारा जब देखिएगा तो आपको बहुत सारे आंसर ऑलरेडी आते होंगे, और जब उसको आप तीसरी बार देखेंगे तो वो आपको कंठस्थ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अगर ज़्यादा समय आप ना लगा के स्पीड बढ़ा के भी आप 1 to 5 की स्पीड पे आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, सुनाई भी देगा अच्छे से। तो करके देखिएगा, आपको क्वेश्चंस याद होंगे। चलते हैं आज हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, और यहाँ हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लगभग 100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सभी वीडियो आपको सिस्टमैटिक रूप से मिल सके, आपकी परीक्षा को और बेहतर कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 क्वेश्चन हमने कर लिया था, और आज हमारा 101वां क्वेश्चन है, सुजान चरित के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? भूषण, घनानंद, सूदन या चिंतामणि। ये सुजान चरित आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत गलत भी होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोग ना घनानंद को लगाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें सुजान लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें सुजान लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पे घनानंद कई सारे लोग लगाएंगे, क्योंकि घनानंद ने सुजान नाम से बहुत सारी रचनाएं की थी, क्योंकि ये इनकी प्रेमिका के नाम से विख्यात थी। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे हम देखें तो सुजान चरित की रचना सूदन ने की थी। तो ये आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिए, सुजान चरित घनानंद की नहीं है, सूदन की रचना है। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो यहाँ पे भरतपुर के राजा सुजान सिंह, सूरजमल के दरबारी कवि, इनमें से कौन थे? देव, सेनापति, पद्माकर या सूदन? तो सूदन ही थे यहाँ पे। भरतपुर के राजा सुजान सिंह सूरजमल के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की तरफ हम ध्यान देंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रसात्मक नहीं है? वीर रसात्मक नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सुजान चरित अभी हमने देखा किसकी रचना थी? सूदन की। सीवा बावनी आपकी किसकी है? भूषण की रचना है। छत्रसाल दशक भी भूषण की रचना है। जगत विनोद जो है पद्माकर की रचना है, और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये जो है वीर रसात्मक नहीं है, यह श्रृंगार नायिका भेद पर आधारित यह रचना है, जो कि पद्माकर की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौनमया
करी घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। यह पंक्ति किसकी है? पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और देखिए हम लगभग क्रम वाले क्वेश्चन और जो क्रम वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं रचना से और जो आपके पंक्ति होते हैं, ये सब क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा जो है गलत हो जाते हैं एग्ज़ाम में। आप भी इससे आपको भी ये बात लगता होगा, अगर आप एग्ज़ाम आपने दिया है तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो इसको प्रैक्टिस करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम लास्ट के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा सुमेलित क्वेश्चन, क्रम वाइज क्वेश्चन करेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको वीडियो देखने में लाभ होगा। अन्यथा आप ऐसे ही देख के जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एक बहुत ही अच्छी आप चीज़ यहाँ से लेके जाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस पंक्ति की बात की जा रही है, पौन मया करी घूंघट टरे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। यह पंक्ति जो है किसकी हो जाएगी? नागरीदास, चाचा हित हित वृंदावन दास, रस निधि या गोप। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा नागरीदास। ठीक है, दीप दिखावे, दीप नगर, नगर में कौन दिखा रहा है? दीप। इस तरह से आप कैसे भी अपने रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। नागरीदास यहाँ पे इनकी पंक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रसलीन, रसनिधि, ग्वाल कवि या घनानंद। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा हमारा रसनिधि। ठीक है, रसनिधि की का जो वास्तविक नाम था वो पृथ्वी सिंह था। आगे चलते हैं, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से एक है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ये जो पंक्ति है यह किसकी पंक्ति है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है और इन्होंने घनानंद के बारे में यह बात कहा है कि ये साक्षात जो है रस मूर्ति और प्रधान ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभ है। ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की। आगे चलते हैं, छत्र प्रकाश के रचयिता कौन है? ये मैंने पहले भी आपको बहुत बार ये करवा चुका है, तो अब तक तो आपको ये क्वेश्चन रट गया होगा अभी तक। अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे लाल कवि राइट ऑप्शन हो जाएगा। लाल कवि छत्र प्रकाश की रचना है। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। ठीक है, मैंने आपको याद करवाया था कि पूरा प्रकाश जो लाल प्रकाश हो गया है, छत्र यानी कि छाता जो है पूरा लाल प्रकाश हो गया है। छत्र आप आसमान से भी लगा सकते हैं इसका अर्थ। ठीक है, तो इस तरह से एक रिलेट करने के लिए कि प्रकाश कैसा हो गया? लाल हो गया, तो इस तरह से छत्र प्रकाश हमने लाल कवि याद किया था। आगे चलते हैं, छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? तो किस प्रकार का काव्य है ये देख लेते हैं। रीति ग्रंथ, चरित काव्य, छत्र राज प्रशस्ति या नीति काव्य। तो यहाँ पे चरित काव्य आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चरित काव्य यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ और बहुत ही विश्वसनीय स्रोत से आपका ये क्वेश्चन है, जो कि आपके सीधा परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहीं से आपको परीक्षाओं में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो रिसेंट जो परीक्षा भी हुई है, जैसे झारखंड पीजीटी की परीक्षा हुई है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ईएमआरएस की, केवीएस की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, बीपीएससी टीआरई 1 और 2 की, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आगे भी ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? तो छंदों की विविधता यहाँ पे सबसे ज़्यादा छंद के लिए प्रसिद्ध है कौन? रामचंद्रिका। ये बात आप ध्यान रखेंगे, छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को। ठीक है, छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका को और ये केशव दास की रचना है। आगे चलते हैं, रीति काल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? ये सब क्वेश्चन अब आप बहुत ही आसानी से उड़ा ले जाओगे, क्योंकि अब हम इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डिस्कस कर चुके हैं कि अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो भूषण यहाँ पे हमने पढ़ा था, राष्ट्रीयता की भावना जो है भूषण के काव्य में देखने को मिलती है। बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? तो मुक्तक काव्य की हमने जब इसकी विशेषताएं देखी थी रीति काव्य की, वहाँ भी हमने देखा था कि ज़्यादातर मुक्तक शैली में जो है रचनाएं देखने को मिली थी रीति काल में। आगे चलते हैं, घनानंद को अमर करने वाली रचना का नाम बताइए। तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? सुजान सागर। ठीक है, सुजान चरित अलग है और सुजान सागर अलग है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है,
सुजान चरित किसकी रचना थी? सूदन की रचना थी। और सुजान सागर जो रचना है यह आपके घनानंद की रचना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितनी बार पूछा गया है। यूपी टीजीटी पीजीटी का भी ये फेमस क्वेश्चन है। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। यह जो पंक्ति है यह किस कवि की है? बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने कई बार सुना होगा। और यह पंक्ति जो है यह घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको ध्यान रखेंगे। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। चंडी चरित्र किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? यहाँ पे बोला जा रहा है अलंकार ग्रंथ कौन सा नहीं है? भारत भूषण हो जाएगा, किसकी है? यशवंत सिंह की रचना है। पद्माकर की रचना है पद्माभरण। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे रस रहस्य जो है यहाँ पे हो जाएगी कुलपति की रचना है। ये अलंकार ग्रंथ मतलब अलंकार ग्रंथ नहीं है, ये कुलपति की रचना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिरिधर कविराय की रचनाएं किस छंद में है? गिरिधर कविराय की रचनाएं किस छंद में है? तो कुंडलियाँ यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुंडलियाँ यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। छंद जो है एक प्रकार का छंद है कुंडलियाँ। ठीक है, और ये किस प्रकार का छंद है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हिंदी से हैं, ऑब्वियसली आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी से ही होंगे, तो यहाँ पे मुझे बताइए ऑप्शन में यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कुंडलियाँ जो है वह किस छंद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वर्णिक छंद या फिर शाब्दिक किस मात्रिक छंद किसके अंतर्गत आएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवित रत्नाकर जो है किसकी रचना है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और ये एकमात्र रचना सेनापति की रचना मानी जाती है। सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत ही फेमस रचना है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कवित रत्नाकर सेनापति। आगे बढ़ते हैं, कवित रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? मतलब किस विषय पर लिखा गया है कवित रत्नाकर? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा भक्ति भावना। ठीक है, भक्ति भावना पर रचित यह रचना है कवित रत्नाकर, जो कि किसकी है? सेनापति की है। आगे बढ़ते हैं, कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त हुई थी? तो कविराज शिरोमणि की पदवी जो है वो पद्माकर को प्राप्त हुई थी, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? देव की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी रचना नहीं है, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। इसका मतलब देव की 3 ऐसी रचनाएं ऑप्शन में दी हुई हैं, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, शब्द रसायन जो है देव की रचना है, देव शतक यहाँ पे देव की रचना है, भवानी विलास भी देव की रचना है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुजान चरित्र यहाँ पे देव की रचना नहीं है। ठीक है, सुजान चरित्र किसकी रचना है? हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, कवि सूदन की रचना है। सूदन की रचना है सुजान चरित्र। चलते हैं आगे, अष्टयाम किसकी रचना है? अष्टयाम किसकी रचना है? तो यहाँ पे कवि देव की रचना है अष्टयाम, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं आगे, वृत्त कौमुदी की रचनाकार कौन है? वृत्त कौमुदी की बात करें तो पद्माकर, ग्वाल कवि, देव या मतिराम? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मतिराम। मतिराम की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है वृत्त कौमुदी। एक और रचना है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ललित ललाम। हमने कई बार ये क्वेश्चन भी देख रखा है ना, ललित ललाम मतिराम की रचना है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? वृत्त कौमुदी की बात की जा रही है, वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं किसकी रचना है वृत्त कौमुदी? तो मतिराम की रचना है। और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे छंद शास्त्र आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, छंद शास्त्र यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, छंद शास्त्र में लिखा गया है। ठीक है, वृत्त कौमुदी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकालीन कवियों का
छंद निरूपण किससे प्रभावित है? वृत्त रत्नाकर, अलंकार, छंद शास्त्र या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वृत्त रत्नाकर। वृत्त रत्नाकर छंद निरूपण, अभी अभी हमने देखा ऊपर में ही कि छंद शास्त्र से ये छंद शास्त्र इसमें लिखा गया है, तो वृत्त रत्नाकर छंद निरूपण से प्रभावित है। आगे चलते हैं। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ किस रचयिता के हैं? मैं आपको पूरे रीति काल का जितना भी रचना और रचनाकार है, जो क्वेश्चंस के थ्रू तो हमने किया ही है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आया है एग्जाम में, इसके अलावा जो नहीं भी आया है या जो बहुत कम आया है, सभी प्रकार के रचना एवं रचनाकार को हम अलग से आपको एक वीडियो में ज़रूर पूरा ही प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें जिस तरह से हमने आदि काल और भक्ति काल के आपको सारे प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर उस रचना और रचनाकार के PDF आप चाहते हैं तो वो आप टेलीग्राम से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको सारे रचनाकार मिल जाएंगे, आदिकाल के भी और भक्ति काल के भी, पूरे निर्गुण सगुण सभी आपको वहाँ पे डाल दिए गए हैं। टेलीग्राम से जुड़ के आप मेरे वीडियो तक भी पहुँच सकते हैं, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा तुलसी भूषण जो ग्रंथ है यह किसका है? तो यह आपका रस रूप की रचना है, तुलसी भूषण, ठीक है। तुलसी भूषण रस रूप की रचना हो जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो रचना है बहुत ही फेमस रचना है आपकी, ठीक है। यहाँ पे रामचंद्र भरन, रामचंद्र भूषण, रामालंकार नामक अलंकार ग्रंथ किस किस रीतिकालीन कवि की रचनाएं हैं? तो यही 3 रचनाएं इनकी पूछी जाती है, जो कि किसकी है? गोप कवि की है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, और तीनों ही एक ही क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। गोप की रचना है रामचंद्र भरन, रामचंद्र भूषण, रामालंकार अलंकार ग्रंथ। तीनों ही क्या है? अलंकार ग्रंथ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अलंकार चंद्रोदय की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह किसकी रचना है? रघुनाथ की, दूल्हा की, रसिक सुमति या गोप की? तो ये रचना है आपके रसिक सुमति की, ठीक है। अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमति की रचना हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुमेलित क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है कवि और रचना के बीच में। तो मतिराम को हमने देखा है ललित ललाम, अभी भी मैंने आपको बताया मतिराम की रचना है ललित ललाम। जसवंत सिंह की बात की जाए तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना हो जाएगी। पद्माकर की बात की जाए तो जगद्विनोद। अब तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहा होगा, बहुत ही आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। और गोप अभी अभी हमने देखा, गोप की रचना है रामचंद्राभरण, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन है? तो यहाँ देख लेते हैं, पद्माकर के द्वारा पूछा जा रहा है अलंकार ग्रंथ कौन है। इसको हमने पहले ही कर रखा है, कौन सा हो जाएगा हमारा? पद्माभरण। पद्माभरण जो है अलंकार ग्रंथ है, बहुत बार हमने इसको डिस्कस कर लिया है, अब तक आपको याद हो गया होगा। उम्मीद है प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। भूषण के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ का नाम बताइए। तो भूषण के द्वारा कौन सा अलंकार ग्रंथ यहाँ पे लिखा गया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा शिवराज भूषण, ठीक है। शिवराज भूषण, यहाँ जो आपका छूटा हुआ है शिवराज भूषण हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलंकार पंचाशिका किस रीतिकालीन कवि की रचना है? अलंकार ग्रंथ है ये भी, तो ये किसकी रचना है अलंकार पंचाशिका? तो ये आपकी मतिराम की रचना है, ठीक है। मतिराम की रचना ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, यह सब जो है आपका किसकी रचना हो जाएगी? मतिराम की रचना हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। और भी जो रचनाएं बची हुई हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी, तो वीडियो में जुड़े रहिए, अंत तक देखते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? केशव किस प्रकार के आचार्य कवि माने जाते हैं? तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा अलंकारवादी, ठीक है। इन्हें अलंकार, इनकी रचना जो है अलंकार का अजायब घर कहा जाता है। किसको? तो रामचंद्रिका को। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। वार वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ रचयिता कौन है? वार वधु विनोद की बात की जा रही है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कालिदास त्रिवेदी।
कालिदास त्रिवेदी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, वार वधु विनोद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका वर्ण विषय पूछा जा रहा है, इसका वर्ण विषय पूछा जा रहा है, वार वधु विनोद का वर्ण विषय क्या है, यह किस प्रकार की रचना है। तो यहाँ पे ये किस प्रकार की रचना है, नायिका भेद रचना ये मानी जाती है, वार वधु विनोद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रसराज के रचयिता कौन, कवि का नाम बताइए। रसराज बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतीराम। देखिए मतीराम बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। रसराज, ललित ललाम, और आपने एक कौन सा किया था अभी, एक और कौन सा किया था अभी, रसराज हो गया, ललित ललाम, और एक कौन सा किया था, देखो अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा, चलते हैं, याद आएगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगी। आगे बढ़ते हैं। रसराज का वर्ण विषय इनमें से क्या है, रसराज का वर्ण विषय इनमें से क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अलंकार, श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है, रसभूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे। रसभूषण की बात यहाँ पे की जा रही है, रसखान, आलम, याकूब खान या रसनिधि। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा याकूब खान। ठीक है, याकूब खान यहाँ पे राइट ऑप्शन है, रसभूषण। चलते हैं आगे, भूषण को मत लगाइएगा यहाँ पे, रसभूषण याकूब खान। रसभूषण का वर्ण विषय क्या था, वर्ण्य विषय यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे श्रृंगार रस और नायिका भेद भी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पद्माकर की बात की जाए तो हिम्मत बहादुर वरुदावली यहाँ पे राइट ऑप्शन है। रसलीन जो है अंग दर्पण इनकी रचना हो गई। तोस जो है सुधा निधि, और याकूब खान अभी अभी हमने किया रसभूषण। तो इस तरह से आप सारी रचनाओं को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नवरस तरंग नामक ग्रंथ के रचयिता कवि का नाम बताइए। नवरस तरंग की बात की जा रही है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेनी प्रवीण। नवरस में कौन है, नवरस में कौन है, प्रवीण है। ठीक है, नवरस में प्रवीण है। इस तरह से आप कुछ रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। इनमें से कौन कवि मुस्लिम है, मुसलमान कवि कौन से हैं, तो रसलीन, दो बार रसलीन आ गया है, रसनिधि या पद्माकर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है रसलीन। ठीक है, रसलीन जो है मुस्लिम कवि है। आगे चलते हैं। सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या था, सैयद गुलाम नबी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा रसलीन। ठीक है, सैयद गुलाम नबी ही इनका नाम था, जिसका उपनाम था रसलीन, और रसलीन के नाम से ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कवि ने जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव और ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के आश्रय में रहकर काव्य रचना की। तो यहाँ पर देखिए आपके राइट ऑप्शन हो जाएंगे पद्माकर। पद्माकर जो थे ये एक जगह पे स्थिर नहीं बैठे, इन्होंने कई सारे नरेश के यहाँ आश्रय लिया इन्होंने। ठीक है, तो कहाँ कहाँ लिया वो सब आप एक जगह देख सकते हैं। जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सतारा नरेश रघुनाथ राव और ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया, ये आपके राइट ऑप्शन पद्माकर हो जाएंगे। चलते हैं आगे। यहाँ पे जन्म से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ देख लेते हैं, पद्माकर का अगर हम जन्म देखें तो क्या हो जाएगा, 1753। ठीक है, मतीराम की बात करें तो मतीराम यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी, 1617। और केशव की बात करें तो 1555 हो गया, और बिहारी 1603। फिर से देख लेते हैं एक बार। पद्माकर हो जाएंगे 1753, मतीराम हो जाएंगे 1617, केशव हो जाएंगे 1555 और बिहारी हो जाएंगे 1603। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है।
व्यंग्यार्थ कौमुदी की बात की जा रही है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये, कई बार पूछा जाता है। और राइट ऑप्शन है प्रताप शाही। सिंह नहीं होगा, देखिए प्रताप सिंह नहीं होगा यहाँ पे, प्रताप शाही नाम था इनका, ठीक है, प्रताप शाही, ऐसे शाही नाम था इनका। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे और जिसने रीति निरूपक ग्रंथ भी लिखा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा रसिक गोविंद। रसिक गोविंद जो थे वो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय की बात की जाए तो ये सब मैंने आपको करवा दिया है, बहुत ही अच्छे से करवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। भक्ति काल में पूरा भक्ति काल मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, जिसमें निम्बार्क संप्रदाय, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, किस मत से ये थे, तो आपका एक रिवीजन के रूप में मैं आपको बता देती हूँ। द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, द्वैताद्वैतवाद। अगर आप पढ़े हैं, आपको याद हो आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोविंदानंद घन के रचयिता कवि कौन है। गोविंदानंद घन के रचयिता कवि की बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रसिक गोविंद, ठीक है, रसिक गोविंद यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसके बारे में अभी हमने जिक्र किया कि निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे और इन्होंने रीति निरूपक ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी और गोविंदानंद घन इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। गोविंदानंद घन जो है इनका वर्ण विषय क्या था, इस रचना का वर्ण विषय क्या था, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। अलंकार इसमें रचित है, रस निरूपण भी है और नायिका भेद भी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये सभी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये तीनों ही जो है इस रचना के अंदर विद्यमान था। आगे बढ़ते हैं। रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है। रस पीयूष निधि, ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि। सोम को भी क्या कहते हैं, एक तरह से देखिए तो मदिरा के रूप में आप जानते हैं, सोम रस याद होगा, अगर आपको पता होगा तो सोम रस से हम याद रख सकते हैं, सोम रस, रस पीयूष निधि, ठीक है। पीयूष को भी ऐसे अमृत, ऐसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं जस्ट याद करने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे ठीक लगता है वैसे याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं। राम रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है। राम रत्नाकर आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये, राम रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं हम, ये हो जाएगा संगीत शास्त्र, ठीक है, संगीत शास्त्र था राम रत्नाकर, ठीक है। तो कैसा लगा आपको पूरा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके परीक्षा तैयारी बेहतर हो रही है कि नहीं, और कितना क्वेश्चन आपने इसमें सही किया तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उसके लेवल उसके बहुत अच्छे हैं, और अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के आपको कराए जा रहे हैं। तो आज यहीं तक हम करेंगे, 50 क्वेश्चन हमने किया, और पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।